हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे दूरिक समष्टि के बारे में। तो जो भी आपकी दूरिक समष्टि की प्रॉपर्टीज कंडीशन है, वो अब तक अपन ने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है और उनके ऊपर आधारित है ना जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो अपन ने कर लिए। ओके, एक क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, उम्मीद आपने कर लिया होगा। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हुई थी अपनी, जिसमें कॉची श्वार्ट्ज समीकरण काम में आई थी। आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है M4। ओके, M1 M2 M3 है, वो बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने देखा था। लेकिन M4 प्रॉपर्टी है, आपको उसको 2-3 बार अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, तब जाके वो क्लियर हो। ठीक है, आप स्वयं से कीजिए, एक बार उसको समझिए, फिर देखिए, बगैर देखिए उसको कीजिए, अच्छे से क्लियर हो पाएगी। जितना आप कर पाओगे उतना ही आपके समझ में आएगा। ओके, अब देखिए, ये इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और है मात्र, इसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, उस नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, हालांकि ये दूरिक समष्टि से ही रिलेटेड है। ओके, देखिए क्या है वो। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी विवर्त गोलक। इसको ओपन स्फीयर भी बोलते हैं और ओपन बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या होता है विवर्त गोलक। देखिए, यदि x t क्या है, दूरी समष्टि है, तो दूरी समष्टि की कंडीशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, तथा x0 बिलोंग्स टू x, इसका मतलब x0 है वो कोई बिंदु है इसका समुच्चय कैपिटल x का। देखिए, सिंपल सी परिभाषा है, एक समुच्चय होगा, उस समुच्चय को बोलेंगे अपन समुच्चय x का विवर्त गोलक। और वो होगा क्या, वो देखो, इसमें अवयव तो होगा x, यानी जो ये x है इसका जो होगा विवर्त गोलक, उसमें यदि कोई अवयव है, अब चाहे वो कोई भी अवयव हो सकता है, देखो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, x1 y1 चेंज आपको करना आना चाहिए। आप कंडीशन ध्यान रखिए, डी x0 लेस देन r हो। ठीक है, जहां पे देखो ये आपका ये पॉइंट है, तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए। x0 भी x का ही कोई बिंदु है, यानी दोनों ही बिंदु किसके हैं, कैपिटल x के हैं। ओके, ये पॉइंट है, ये आपका यहाँ आना चाहिए। ठीक है, लेस देन r, जहां पे x0 और r क्या है, ये आपका इस जो आपका विवर्त गोलक है इसकी त्रिज्या है, और ये इसका क्या है, केंद्र है। ओके,
जहां जो अक्ष 0 है वो क्या है, विवर्त गोलक का केंद्र है, और आर क्या है, त्रिज्या है। ओके, तो ये इसकी देखो परिभाषा हो जाएगी। अब इसके प्रतीक चिन्ह की यदि अपन बात करें कि इसका कोई संकेत चिन्ह भी होगा तो वो क्या होगा, देखिए जहां पे यदि आप इसको समझो अक्ष है तो अक्ष भी किसका जो है, एक कैपिटल अक्ष का ही है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अक्ष बिलोंग्स टू भी क्या है, अक्ष है। ओके, और ये जो समुच्चय होगा ये क्या होगा, समुच्चय अक्ष का ही कोई उपसमुच्चय होगा। तो ये देखो जो इसकी परिभाषा है वो अच्छे से क्लियर होने से तभी हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रतीक चिन्ह की। आर है वो इसकी त्रिज्या है, इसके अलावा वो क्या है, वो भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। त्रिज्या है तो ऋणात्मक तो होने से नहीं। ओके, तो सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि क्या मान होता है और इसमें कौन कौन से मान हैं, उनका जो उनकी कंडीशन होगी वो किस प्रकार से होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके प्रतीक चिन्ह। इसे किसे, विवर्त गोलक को एस अक्ष 0 आर, बी अक्ष 0 आर, एस के पैरों में आर अक्ष 0, बी के पैरों में आर अक्ष 0 से व्यक्त करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। देखो एस और बी है वो यहाँ से लिया, जैसे स्पेयर या बॉल आप कुछ भी इसको बोलो, तो एस और बी अक्ष 0, ध्यान रहे अक्ष 0 क्या है, अक्ष 0 है वो विवर्त गोलक का केंद्र है। तो यहाँ पे जो आएगा उसको क्या बोलोगे, विवर्त गोलक का केंद्र बोलोगे। सारी चीजें आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, तभी जाके क्लियर हो पाएगा। आर क्या है, इस विवर्त गोलक की त्रिज्या। तो यदि आपको कहीं मान लो ऐसा लिखा हुआ मिले एस अक्ष 0 आर, तो आप ये समझोगे ये एक विवर्त गोलक है जिसका केंद्र तो अक्ष 0 है और त्रिज्या क्या है आर। जहाँ पे अक्ष 0 है वो कोई आपका समुच्चय होगा, कैपिटल अक्ष उसका अवयव है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ मिले एस अक्ष आर, एस अक्ष आर होगा, तो इसको आप ना क्या बोलोगे, ये एक विवर्त गोलक है जिसका केंद्र तो अक्ष है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा अक्ष 0 रहेगा। ओके, तो ये आपको समझना होगा। देखो इन चीजों को, इसका केंद्र तो अक्ष है और त्रिज्या क्या है आर, समझ जाओगे। ओके, एस की जगह आपको बी भी लिखा हुआ मिल सकता है, स्पेयर या बॉल। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे आर है वो एस और बी के पैरों में भी लिखा हुआ मिल सकता है और अक्ष 0 अंदर। तो ये इसके प्रतीक चिन्ह है। ओके, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखिए यदि अक्ष डी एक दूरी समझती है, ठीक है, दूरी समझने की चारों कंडीशन आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, M1, M2, M3, M4। इसके अलावा तब अक्ष का उपसमुच्चय, यानी ये जो उपसमुच्चय है ये कैपिटल अक्ष का उपसमुच्चय है। तो इस समुच्चय में यदि कोई अवयव है तो वो अवयव ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसे, डी जो अवयव ले रहे हो वो अवयव आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे अक्ष 0 भी कैपिटल अक्ष का ही अवयव है। ठीक है, इनका मान लेस देन आर। कैपिटल अक्ष के दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो, उसकी त्रिज्या से कम हो, ये इसका थ्योरेटिकल रूप हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगी। समझ गए, जो कैपिटल अक्ष है उसके दो बिंदु अक्ष और अक्ष 0 के बीच की दूरी है, वो जो आपका गोलक है इसकी त्रिज्या है उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अक्ष भी कैपिटल अक्ष का ही अवयव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये समुच्चय है जो कि x का उपसमुच्चय है, इसको क्या बोलोगे? समुच्चय x का विवर्त गोलक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x0 विवर्त गोलक का हो जाएगा केंद्र, r हो जाएगी त्रिज्या, r धनात्मक वास्तविक संख्या, प्रतीक चिन्ह s x0r, b x0r, s r x0, d r x0। ओके, और इस तरीके से यदि आपको कोई भी मान लिखा हुआ मिले तो आप उसको पहचान लेना कि उसका केंद्र क्या है और त्रिज्या क्या है। ठीक है, शुरू करो, आप लिखो इसको। देखिए, परिभाषाओं का खेल है सारा। अगर परिभाषाएं अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं तो थ्योरम भी हो जाती है। थ्योरम आसान आसान होती है, सिंपल सिंपल होती है, लेकिन वो मुश्किल इसलिए बन जाती है क्योंकि अपने परिभाषाएं अच्छे से नहीं दिमाग में बैठ पाती है, कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। जोड़ भाग की गुणा भाग तो देखो हर कोई कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैथ का स्टूडेंट हो वो आराम से कर लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए आप। इसीलिए थ्योरेटिकल पेपर है ये थोड़े से मुश्किल बन जाते हैं, क्योंकि अपने अपन जो वो वहाँ पे ऐसे समझिए कि जो परिकल्पनाएं हैं अपन उसके साथ मेल नहीं बिठा पाते हैं, अपने दिमाग में वो इमेज ना बन नहीं पाती है कि क्या ऐसा संभव है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बेस है, वो है डेफिनेशन, परिभाषा है। अपने को ये नहीं पता होगा कि विवर्त गोलक क्या है, अपने को ये नहीं पता होगा कि इसमें x0 क्या है, r क्या है, थ्योरम आगे कहाँ से कर लेंगे। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है आप अच्छे से परिभाषा को पढ़िए, समझिए, प्रत्येक चीज को, सारी चीजें आपको पहले जो आई है वो पढ़ाएंगी है, नई चीजें उनके बारे में भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी मेरी बात दिमाग में बैठी होगी। लिखिए आप इसको, फिर हम आगे करते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा कैलकुलेटेड रूप हो जाएगा, और ये आपको पता होगा जैसे। ओके, एस एक्स विद्वार, इसको नॉर्मली है यहाँ पे एस से ही डिनोटेड किया गया है, डी वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। एस एक्स विद्वार का मान, देखो ये समुच्चय, उसमें अवयव केवल एक्स ही है, इसका देखो मतलब इतना ही है, केवल एस एक्स विद्वार है, उसमें अवयव तो एक्स ही है, लेकिन ये अवयव है ना तभी अवयव किसका होगा? एस एक्स विद्वार का होगा, यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसमें केवल एक ही अवयव है। ओके, तो ये इसके साथ में कंडीशन है, कोई भी अवयव होगा एस x0 r का, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। डी एक्स x0 लेस देन r, ध्यान दें x भी कैपिटल x का ही अवयव है। ओके, तो ये कंडीशन होगी किसकी? विवर्त गोलक की। ओके, ओपन स्पेयर, ओपन बॉल। इसके अलावा देखो जो अक्ष 0 है, अगर बात करें तो ये अवयव है इसका एस अक्षिवार का अवयव है। देखो एस अक्षिवार मतलब ये आपका विवर्त गोलक है, तो इसमें x0 भी तो पॉइंट है कोई ना कोई, तो x0 बिलोंग्स टू एस x0 r।
अर्थात एस अक्सीरो आर नॉट इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो पॉइंट दर्शाया है तो इसका मतलब ये है कि एस अक्सीरो आर है वो फाइव कभी भी नहीं होगा, रिक्त समुच्चय कभी भी नहीं होगा। जो विवर्त गोलक है वो सदैव आपका अरिक्त समुच्चय होता है। ओके, इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने एक पॉइंट दर्शाया कि वो नॉट इक्वल टू फाइव, फाइव कभी भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट। तो ये अपनी परिभाषा ही है कि अक्सीरो वाले विवर्त गोलक, अक्सीरो क्या है, केंद्र, तो इसकी कोई भी त्रिज्या हो जाएगी, जैसे ये है एस अक्सीरो आर, इसको आप अक्सीरो का प्रतिवेश भी बोल सकते हो। प्रतिवेश मतलब मैप रूट, और इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि जब अपन ने रियल पढ़ी थी उस टाइम पे, ठीक है। जैसे मान लो ये है एच एप्सिलॉन ए, तो ये प्रतीक चिन्ह किसका, ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश, ठीक है, नाइबरहुड ऑफ ए। और कौन सा, एप्सिलॉन प्रतिवेश, इसका मान क्या हो जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। ये चीजें मेरी आपको वहां पे बताई हुई है, इसको बोलते हैं ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश, एप्सिलॉन जहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, मान क्या हो जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। और ये इसका विवर्त अंतराल, आप इसको बहुत प्रकार से लिख सकते हो। जैसे इसमें कोई पॉइंट लेते हैं अपन, x belongs to a minus एप्सिलॉन a plus एप्सिलॉन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a minus एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a plus एप्सिलॉन। ओके, ये सारी चीजें वहां पे आपको मेरी बताई हुई है। ओके, थोड़ा सा इसको देख लेना कि s अक्सीरो r है, उसको अक्सीरो का प्रतिवेश भी कहते हैं, ठीक है। तो अक्सीरो केंद्र वाले विवर्त गोलक, ये विवर्त गोलक हो जाएगा एस अक्सीरो आर, यहाँ पे आर इसकी कोई त्रिज्या, इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको आप अक्सीरो का प्रतिवेश भी बोल सकते हो, जहाँ पे अपने को किसी एप्सिलॉन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो जैसे जो वहां पे था ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश, इसी प्रकार से यहाँ पे अक्सीरो का कोई एप्सिलॉन प्रतिवेश हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, आपको चेंज तो करना है। ओके, तो ये थोड़े से इसके दो पॉइंट है इससे संबंधित, उनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। और ये अपनी इंपॉर्टेंट परिभाषा विवर्त गोलक की, ठीक है, आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट परिभाषा है संवर्त गोलक, क्लोज्ड स्फीयर क्लोज्ड बॉल, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर आप लोगों को पता है, संवर्त और विवर्त है उनमें जो अंतर होता है वो इक्वल टू का ही अंतर होता है। एक में केवल लेस देन की कंडीशन होती है, एक में इक्वल टू की कंडीशन होती है। तो यदि आपके विवर्त गोलक की परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गई है तो संवर्त गोलक की भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, वही बात रहेगी। देखो यदि एक्स डी दूरी समष्टि है, एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, एक्स का उपसमुच्चय एक्स डी एक्स एक्स जीरो अब आ जाएगा लेस देन इक्वल टू आर, और इसकी सारी लैंग्वेज ऐसे की ऐसे। ओके, प्रतीक चिन्ह थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो केवल यहाँ पे देखो मैं इसका मैथमेटिकल रूप अप्लाई कर रहा हूँ, लैंग्वेज इसकी वो की वो रहेगी। ये कोष्टक का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, एस एक्स जीरो आर, इसको ऐसे प्रदर्शित करोगे। ये इसके संकेत चिन्ह हो जाएंगे। ये मान हो जाएगा एस एक्स जीरो आर। पहचान यही से करनी है आपको कि वो विवर्त गोलक है या समवर्त गोलक है। कंडीशन आ जाएगी इक्वल टू की, कि जो अक्ष के दो बिंदु है उनकी बीच की दूरी है वो या तो गोलक की त्रिज्या के बराबर होगी या कम होगी, उसमें थी कि केवल कम होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, उम्मीद आप ये अंतर अच्छे समझ जाओगे, केवल इक्वल टू की कंडीशन का अंतर होगा। ओके, तो आप इसको ऐसे कैसे लिखिए, और इसमें कुछ हमें ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि एक्स जीरो है वो इसका केंद्र है, आर है वो त्रिज्या है, वो अपन है ना सब पढ़ चुके हैं अच्छे से, कोई दिक्कत आपके नहीं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लो। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, एकदम आसान सा एग्जांपल है, विवर्त गोलक और समवर्त गोलक पर आधारित, ठीक है। तो परिभाषाएं आप उनको अच्छे से देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, देखो ये कोई आपका दूरिक है, जो आपकी दूरिक समष्टि एक्स डी है, उसमें जो आपका दूरिक फलन होता है डी, उसका मान है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का अपान। इसके लिए देखो दो आपको गोलक दे रखे हैं, ये विवर्त गोलक, ये समवर्त गोलक। एस ये 3/4 1, इसका केंद्र 3/4, इसकी त्रिज्या 1, इसका केंद्र 1/4, इसकी त्रिज्या 1/2, कोई दिक्कत नहीं होगी। को अंतराल 0 1 में परिभाषित कीजिए, यानी जो इनके मान है हमें क्या वो इस अंतराल में ही परिभाषित है या इसे बीच में भी कहीं परिभाषित है, ठीक है। ये इसका मतलब है। देखिए बारी बारी से अपन करते हैं, ये जो मान दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये अपन ने बहुत बार पढ़ाया, बहुत बार लिखा है, एक्स एन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, या एक्स एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे मान वो दिया गया है मापांक के रूप में, और इसकी परिभाषा होती है उसमें आता है डी एक्स एक्स जीरो लेस देन आर, तो अपने को इसकी आवश्यकता होगी, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये समीकरण एक दे दीजिए, डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मापांक।
एस एक्स 0r उसका मान क्या था x, एक बार x 0r ही लिख देते हैं। ये मान जहां भी देखो एक्स वाई एलिमेंट है वो आप इसमें तो दिया नहीं गया है, लेकिन ले सकते हो एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, जहाँ पे एक्स डी है वो क्या है दूरी समझती है, हालांकि इसमें दिया नहीं है लेकिन आप ये समझ सकते हो इसको। ओके, तो ये अपना मान था, तो अब इसमें देखिए रिप्लेस करते हैं। तो इसमें कहाँ रिप्लेस करते हैं, हम कर सकते हैं एक्स 0r की जगह। ठीक है, एक्स है वो आपको पता लगाना है कि वो इस अंतराल में ही संभव है या इस अंतराल के बाहर या इसके मध्य संभव है। ठीक है, देखिए x dx x 0 का मान 3/4 लेस देन 1। ओके, इसको अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने लिख दिया इसको। अब देखिए इसका मान अप्लाई करते हैं, तो इसके हिसाब से सोचिए इसका मान कितना हो जाएगा। जहाँ पे जो आपका x है वो कौन से अंतराल में परिभाषित है, 0 1। ठीक है, अपने को देखना है इनका कि ये इस अंतराल में है या इससे पहले ही अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख देना थोड़ा सा, x बिलोंग्स टू 0 1। इसका मान अप्लाई कीजिए, देखो तो इसका मान कितना हो जाएगा, मापांक x माइनस ये 3 माइनस 4 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। अब इसकी से तुलना कर लीजिए, x माइनस 3/4 लेस देन 1। आपको केवल इसको इस तरीके से लिखना है। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, देखो 3/4 माइनस 1 लेस देन x लेस देन 3/4 प्लस 1 l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। केवल उससे तुलना करनी है, ये मेरा आपको बताया हुआ है। ये अपन ने मान अप्लाई कर दिया, dx 3/4 का समीकरण 1 से यहाँ लिखना चाहो तो लिख देना। ठीक है, ये समीकरण 1 से मान अप्लाई कर दिया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पे जो x है वो कैपिटल X का है। अब ये इस अंतराल में परिभाषित, अपने को देखो यहाँ पे जो आपके संवर्त गोलक और विवर्त गोलक दे रखे हैं, इनको इस अंतराल में परिभाषित करना है। ठीक है, तो जो x के अवयव है, ठीक है, वो तो इसमें होंगे, ठीक है ना। तो आपको इसमें थोड़ी सी इसकी लहरें समझनी होगी, जो विवर्त गोलक और समवर्त गोलक है, आपको इस अंतराल में इनको परिभाषित करना है कि ये इस अंतराल में कहाँ पे अपने को प्राप्त होंगे। ओके, तो ये देखो दिया गया था, ये अपन ने परिभाषा लिखी, ये इसको रिप्लेस कर दिया, ये dxy का मान अप्लाई कर दिया, उसको इस तरीके से लिख दिया, ये अपना पहले पढ़ा हुआ है। ओके, लिखो आप इसको नोट करो। तो ये अपनी लास्ट स्टेप थी, आपको समझ में आ गया होगा। देखो अपने को ज्ञात करना है x 3/4 1, और इसका जो मान होता है वो होता है समुच्च x का, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। x है वो कौन से अंतराल में है, 0 1 में है, तो अपने को केवल इतना पता लगाना है कि क्या x है वो इसी अंतराल में होगा या इससे पहले भी अपने को प्राप्त हो सकता है। ओके, अब देखिए ये x कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, 3/4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 4, तो ये जाएगा -1/4। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो
ये कितना हो जाएगा -1/4 लेस देन x और ये देखो 3/4 + 1। तो आप यही से सोच लीजिए, हालांकि अपन इसका मान अप्लाई कर देते हैं, लेस देन ये हो जाएगा 7/4। लेकिन आप यही से देख लीजिए कि ये क्या कर रहा है, ये इससे आप इतना समझ सकते हो कि ये मानो वो 1 से अधिक है, ये 3/4 + 1 है कि नहीं है, ठीक है। और अपन यहाँ पे ये बोल चुके हैं कि x बिलोंग्स टू 0 1। तो ये कह रहा है कि इसका मान है वो जो 1 से अधिक राशि है यानी इससे कम है। और अपन अगर यहाँ से इसको लिखो तो इसका क्या मतलब है, देखो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 कि मान इसका या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा। इसका मतलब इसका जो अधिकतम मान होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो ये 1 से अधिक आता है 7/4। तो ठीक है, अब बात करिए इसके ये मान की -1/4। तो यदि -1/4 सोचो और ये सोचो 0 कि मान इसका या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका मिनिमम मान वो क्या है, वो 0 है। और ये क्या कह रहा है कि ये मान क्या है, जो इसका मान है वो -1/4 से बड़ा है। तो अपन यहाँ पे ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये मान है वो तो आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो कि जो एस ना 3/4 1 है वो आपको इस अंतराल में ही मिलेगा। क्योंकि अगर इसके इधर की बात करें तो मान आ रहा है -1/4। अपने को मान चाहिए था इसके इधर का और इसके इधर का, मतलब यहाँ मान आना चाहिए था 0 से तो बड़ा, लेकिन ये मान आ रहा है 0 से छोटा। ये मान होना चाहिए था 1 से छोटा, ये आ रहा है 1 से बड़ा। अपने को केवल इतना देखना था, आपके दिमाग में केवल एक बात होनी चाहिए कि जो ये अपने विवर्त गोलक और जो समवर्त गोलक को परिभाषित करवा रहा है, इनमें जो अवयव आता है क्या ये इसी अंतराल में है या इसके बीच में भी अपने को कहीं प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने इसको देखा, हल किया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो जो अक्स है वो क्या है, अक्स कह रहा है कि -1/4 से बड़ा है। इससे अच्छा तो हम ये बोल देते हैं कि अक्स 0 से बड़ा है। -1/4 है वो 0 से, ठीक है, बड़ा थोड़ी है, 0 से छोटा है। 7/4 है वो 1 से बड़ा है, 1 से ना छोटा थोड़ी है, ओके। अपन ये बोल देंगे कि ये देखो, एक तो आप ये बोलो कि -1/4 और ये जो अंतराल है इसमें ये स्थित है। एक अपन ये बोले कि 0 1 इसमें स्थित है, तो ये ज्यादा क्लोज रहेगा, ये नजदीक रहेगा। बात समझ में आ गई ना मेरी आपके, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको S3/4 है, आप इसको समुच्चय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्स जहाँ पे इसी अंतराल में होगा, इसके बीच से अवयव यहाँ पे नहीं प्राप्त हो पाएंगे, ओके। अब दूसरा बच गया संवर्त गोलक। तो ये नई चीज आपके लिए, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। और अगर कंप्लीट तरीके से आ गया तो और भी अच्छी बात है। अब आप इसको यहाँ तक लिखो, फिर हम संवर्त गोलक है उसके लिए और देख लेते हैं कि उसका मान भी है ना 0 1 में ही प्राप्त होता है या नहीं होता, दिए गए दूरी फलन dxy = x - y के मापांक के लिए, ओके। लिखो आप इसको थोड़ा सा यहाँ तक।
तो ये मान हो जाएगा आपकी बात संवर्त गोलक S 1/4 1/2 x belongs to 0 1 dx x0 x0 की जगह 1/4 लेस देन इक्वल टू r 1/2 x belongs to कैपिटल X। इसको हल करना है आपको। तो इसका मान x माइनस ये 1/4 का मापांक समीकरण 1 से इसको आप दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? वो तो सेम है 1/4 माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 कंडीशन वही है, इक्वल टू की कंडीशन और आ गई। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। ये देखो 1/4 माइनस 1/2 तो ये तो माइनस 1/4 है, माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू x। ये कितना हो जाएगा? देखो 1/4 प्लस 1/2 3/4। अब इससे पहले वाले दो मान थे, दो मान ये है, सोच लीजिए ये मान लोगे या ये मान लोगे, ये लोगे 0 3/4 लोगे या 1 लोगे। तो पहले बात कर लेते हैं इसके माइनस 1/4। तो ये तो सेम था, देखो आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो क्या मतलब है कि x का मान है वो या तो माइनस 1/4 है या फिर x का मान है वो माइनस 1/4 से बड़ा है। यहाँ पे क्या था कि x बराबर तो 0 है, x का मान वो 0 से बड़ा है। अपन इस अंतराल में परिभाषित करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो इससे बाहर है। ठीक है भाई, ये करना है कि या तो x का मान 0 होना चाहिए या होना चाहिए x का मान 0 से बड़ा, यानी ये इसका मिनिमम मान है, ये तो होना ही चाहिए। नहीं कहना माइनस 1/4 तो ये तो होगा नहीं। तो पहला जो तो क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा। अब देखो 3/4 तो 3/4 और 7/4 का अंतर है। देखो 3/4 में क्या है, 1 से छोटा है, पहले मिल जाएगा अपने को। यानी x का मान ये क्या कह रहा है कि या तो 3/4 है या 3/4 से छोटा, यानी इसके अकॉर्डिंग x का अधिकतम मान है वो कितना है 3/4। ठीक है, 3/4 के बराबर या उससे छोटा। तो इसका मतलब 3/4 है वो 1 से पहले मिल जाएगा। 3/4 कितना होता है? ये तो होता है 0.7। ओके, तो ये 1 से पहले आपको मिल जाएगा, 1 से बाद में नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो मान होगा इसमें जो x होगा कौन से अंतराल में हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 से 3/4 में। हालांकि ये 0 1 में भी होगा, ये 0 1 में भी होगा, लेकिन जो 0 3/4 है ये अधिक नजदीक है। अपने को यही ज्ञात करना था कि जो विवर्त गोलक और संवर्त गोलक दिए गए हैं, ये अंतराल जो आपका 0 1 है जो कि संवर्त अंतराल है उसी में है, या उसके नजदीक आप थोड़ा और भी ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उम्मीद है आपको इसकी लैंग्वेज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका समर्थ गोलक है S, ये 1/4 1/2, उसमें जो अवयव होगा आपका x वो कौन से अंतराल में हो जाएगा? वो 0 ये 1 में ना होके 0 3/4 में हो जाएगा। अपने को 1 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये जो मान है ये इसी अंतराल का एक उप अंतराल है, यदि आपको अच्छे से ये समझ में आएगा तो। ठीक है, तो और ये देखो जो उप अंतराल वाली कंडीशन है ये आपको ना बता भी चुके हैं रीमान कर्नल, जो आपका रीमान समाकलनीय था उसके अंतर्गत। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था संवर्त गोलक और विवर्त गोलक के ऊपर आधारित।
आप इसकी परिभाषा देखिएगा अच्छे से। संवर्त गोलक की, विवर्त गोलक की थोड़ा सा अंतर है। अक्षीरो आर उनको अच्छे से डिफाइन कर लीजिएगा कि वो होते क्या हैं। जो तो आपके पॉइंट है कि वो कभी भी फाई नहीं होगा। अक्षरों का प्रतिवेश भी बोल सकते हो उसको। प्रतिवेश होता क्या है, नाइबरहुड। जो नाइबरहुड है उसकी परिभाषा क्या होती है वो भी मैंने यहाँ पे बताई। इससे पहले भी अपन उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और ये एक एग्जाम्पल जिसमें दो आपको गोलक दिए गए थे, एक विवर्त गोलक और एक संवर्त गोलक। उसके साथ एक दूरी की समष्टि आप समझ सकते हो अक्ष डी, जिसमें दूरी फलन डी है उसको परिभाषित किया गया था। ओके, क्या पूछ रहा था, एक आपको संवर्त अंतराल दिया गया था 0-1 कि ये विवर्त गोलक और संवर्त गोलक इसी अंतराल में परिभाषित होंगे या इससे पहले भी कहीं परिभाषित हो जाएंगे। तो आपका विवर्त गोलक था वो तो उसी में परिभाषित होगा क्योंकि उसका मान आया अक्ष का, और उसमें अक्ष ही होता है देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई अवयव अक्ष, तो जो अक्ष का मान है वो कह रहा है कि -1/4 से बड़ा होना चाहिए। तो इससे तो अच्छा अपन ही बोल देंगे कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये तो इसका मूल है कि इसका मान है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, मतलब ये तो होना चाहिए। वो कह रहा है -1/4, तो इससे तो अच्छा है अपन ले लेते हैं 0। वो कह रहा है कि है ना, जो आप अक्ष का मान है वो 7/4 से छोटा होना चाहिए। ये कह रहा है कि मान 1 के बराबर, ये 1 से छोटा होना चाहिए। एक ही से ये है ना 7/4 से तो बेटर। ओके, इसी प्रकार इससे यहाँ पे तो सेम कंडीशन। अब ये कह रहा है कि इसका मान है जो आपकी परिभाषा है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है उसके अकॉर्डिंग मान है वो 3/4 इसका अधिकतम मान है। और ये कह रहा है कि अधिकतम मान 1 है और 3/4 है वो 1 से पहले ही प्राप्त हो जाएगा। यानी जो ये आपका संवर्त गोलक है उसके अंतर्गत जो अवयव अक्ष होगा वो आपको इस अंतराल में प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार देखिएगा अच्छे से इस वीडियो को, एकदम नया है आपके लिए, तब जाके ये दिमाग में बैठ पाएगा। परिभाषाएं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तभी जाके ये विवर्त गोलक और संवर्त गोलक हैं इन पे आधारित थ्योरम समझ में आ पाएंगे। ओके, तो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।